हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुकी हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी दोस्तों। और एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल विषय पर भी हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको वो भी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी दोस्तों। एक महत्वपूर्ण बात, हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की एनसीईआरटी पुस्तकों की कंप्लीट वीडियो मिलेंगी दोस्तों। तो बनी रहिए हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में दोस्तों। ठीक है। और आज दोस्तों हम एनसीईआरटी कक्षा 7 भूगोल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका एक अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है। ये अध्याय दूसरा है दोस्तों। ठीक है। अध्याय 2, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो दोस्तों ये हम पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या है। ठीक है। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। ठीक है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों। ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? दोस्तों सोचा भी है तो हमें कभी कभी जानकारी किसी किसी को जानकारी है और किसी किसी को शायद नहीं भी है दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। दोस्तों पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में देखते हैं। तो ये इतना देख, यहाँ से एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है दोस्तों। जिस तरह से प्याज में दोस्तों परतें होती हैं, तो उसी प्रकार पृथ्वी भी परतों से बनी हुई है। ठीक है। चित्र 2.1 में देखें, ये देखिए ये। ठीक है। इसमें परतें हैं दोस्तों, ये पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। जो पृथ्वी पर सबसे ऊपरी परत है दोस्तों, उसको परपटी कहते हैं। ठीक है। आगे कह रहे हैं यह सबसे पतली होती है दोस्तों। ये सबसे पतली होती है। ठीक है। और सबसे पतली होने का तात्पर्य ये नहीं है दोस्तों कि ये कुछ मीटर होगी या कुछ फुट में होगी, नहीं दोस्तों, ये किलोमीटरों में होती है। ठीक है। आगे देखते हैं, यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति मतलब महाद्वीपीय क्षेत्रों में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सहती या क्षेत्र में लगभग 5 किलोमीटर होती है दोस्तों। ठीक है। तो अब क्या समझिए आप, यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, ये महाद्वीप होते हैं दोस्तों। महाद्वीपों की आसपास अगर महाद्वीपों पर नापा जाए, ठीक है, महाद्वीप पठार इन पर नापा जाए, तो पृथ्वी की जो सबसे पतली परत कह रहे हैं जिसे परपटी, इसकी मोटाई कितनी होगी? लगभग 35 किलोमीटर। और कम से कम मतलब कहाँ पर होगी? तो महाद्वीपीय यानी कि समुद्रों में दोस्तों, समुद्रों के आसपास के क्षेत्रों में जो जब नापा जाएगा, यानी कि समुद्रों के आसपास के क्षेत्र नहीं, यानी कि जहाँ पानी भरा रहता है, समुद्रों में जहाँ पानी भरा रहता है, यानी कि समुद्र की गहराई में जाकर नापेंगे इस परत को, वहाँ पर भी तो होगी, वहाँ पर जाकर नापेंगे तो 5 किलोमीटर होगी। ठीक है दोस्तों। और महाद्वीपों पर जो पर्वत हैं, पठार हैं, इन पर नापेंगे तो लगभग 35 किलोमीटर होगी। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना से बना है। ठीक है। एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम और सिलिका नहीं, सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों। इसलिए इसे सियाल कहते हैं, सियाल। ठीक है, सियाल कहते हैं, यानी कि यहाँ सीएल कह रहे हैं, सियाल। ठीक है। सी का मतलब है सिलिका और एल का मतलब है एल्युमिनियम। ठीक है, कहा जाता है। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है। यानी कि महासागरों में जो ये परत है, इसकी मोटाई 5 किलोमीटर बताई जा रही है। वहाँ ऐसे इसमें कौन कौन सी पदार्थों की अधिकता है? तो सिलिका, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, ये दो पदार्थ, इसीलिए इसे वहाँ क्या कहा जाता है? तो सीमे, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, मतलब ठीक नीचे, परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, यानी कि 35 किलोमीटर के बाद, यानी कि ऐसे कह सकते हैं। अगर छिकलों के प्याज की छिकलों से तुलना की जाए तो पहला छिकला है लगभग 35 किलोमीटर का प्याज का। दूसरा छिकला है उसका, जो अंदर का छिकला है वो उसको परपट्टी कहते हैं, जिससे उसके वो मेटल का बना है। और दूसरा जो 35 किलोमीटर है वो सियाल और किसका बना है? तो सीमे का। ठीक है, यानी कि एल्युमिनियम, सिलिका, इन पदार्थों से बना है। ठीक है, मैग्नीशियम वगैरह से। तो आगे कह रहे हैं परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, यानी कि प्याज से तुलना कर रहे हैं ना, प्याज से तुलना की जा रही है। तो प्याज की दूसरी परत है
वो बनी है, उसे कहती है मेंटल, और वो लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक है। ठीक है दोस्तों, अब आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं? तो दोस्तों प्याज की जो बात चल रही है ना, यानी पृथ्वी की तुलना प्याज से की जा रही है, तो प्याज का एक ऊपरी छिलका दोस्तों लगभग 35 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, और दूसरा छिलका है दोस्तों तो 2900 किलोमीटर मोटा है। ठीक है दोस्तों, ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसकी सबसे आंतरिक परत को क्रोट कहा जाता है दोस्तों। प्याज की सबसे आंतरिक छिलके को पृथ्वी से तुलना करें ना, तो उसको क्रोट कहेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये महाद्वीप पर पृथ्वी की मोटाई नापी जा रही है, पृथ्वी की जो परत की, और ये समुद्रों की गहराई पर, ठीक है, महासागरों पर। ये देखिए यहाँ पानी भरा हुआ है, और ये यहाँ से नापी जा रही है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से महाद्वीपों से ये 35 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। थोड़ा ये पढ़ लें, ये क्या महत्वपूर्ण जानकारी लिखी हुई है कि आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है, तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आप क्या समझे इससे? तो ये समझे कि सबसे गहरी खान जो है दुनिया की, वो 4 किलोमीटर है, और इंसानों द्वारा खोदी जा चुकी है लगभग 6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इससे ज़्यादा नहीं खोद पाए इंसान। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने के लिए, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लगभग 6000 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा। ठीक है, जो बिल्कुल असंभव कार्य है दोस्तों, ना ही कभी हो सकता है, ना भी कभी किसी ने किया। ठीक है, और वो भी कहाँ से खोदना पड़ेगा? तो समुद्र की तल से। ठीक है, तो समुद्र की, यानी कि समुद्र की तल से 6000 किलोमीटर गहरा खोदेंगे, तो असंभव भी है ना, कैसे खोदेंगे? ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ से। इसके बाद ये तो क्रोड कहा जाता है, इसको परत को क्रोड कहते हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। अब दोस्तों ये जैसे कोई वृत्ताकार आकृति है, तो उसकी त्रिज्या नापते हैं, तो हम तो जैसे कि नॉर्मल नापते हैं, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी बताई जा रही है? तो लगभग 3500 किलोमीटर। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है ना। बनिए 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है, निकेल और लोहे की। ठीक है, ठीक है, आगे कह रहे हैं जिसे नीफे कहती हैं, यानी निकेल और फेरस। ठीक है, ठीक है, नीफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। जो केंद्र में जो क्रोड है दोस्तों, सबसे आंतरिक भाग, यानी सबसे आंतरिक परत पृथ्वी की, उसको क्रोड कहते हैं, और वो निकेल और फेरस से बना हुआ है, जिसे नीफे कहते हैं। और उसके अंदर जो तापमान है और दाब है बहुत ही उच्च लेवल का है। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके हैं। आगे कह रहे हैं सेल एवं खनिज। तो सेल क्या है दोस्तों? सेल और खनिज के बारे में देखते हैं। पृथ्वी की इससे पहले कुछ छोटा है ये दोस्तों, ये मैंने ध्यान किया था तो छोटा हुआ था। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है, 84% मेंटल तथा 15% क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है दोस्तों जी। पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर भी बोल रहे हैं। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 35 किलोमीटर है, और यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या कितना बता रहे हैं? तो ये, हाँ सॉरी, ये पृथ्वी की कुल त्रिज्या की बात कर रहे हैं। पृथ्वी जैसे किसी पृथ्वी को गोलाकार आकृति माना जाए, तो उसकी त्रिज्या निकाली जाए तो 6371 किलोमीटर होगी। ठीक है, और ये क्रोड की त्रिज्या बता रहे हैं दोस्तों। ये क्रोड जो निकेल और फेरस से बना है, उसकी त्रिज्या बता रहे हैं लगभग 3500 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं यहाँ पे, और ये थोड़ा और रह गया है। इसमें बोल रहे हैं पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, यानी कि प्याज का जो ऊपरी छिलका है, वो उसका कितना भाग है पृथ्वी में, मतलब प्याज में, उसको 1% माना है ऊपरी छिलके को, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत को। आपको अच्छे से समझाते हैं। जैसे कि प्याज का छिकला है ऊपर का, उसका प्याज में कितना योगदान है, प्याज की परपट्टी में कितना योगदान है? मात्र 1%। और दूसरी जो उसके नीचे की जो और दूसरा छिकला है प्याज का, उसका कितना भाग है प्याज की, मतलब मोटाई में कितना योगदान है? तो 84%। और सबसे आंतरिक जो प्याज का छिकला है, मतलब तीन ही परत है, यानी कि प्याज की मान के चलिए, प्याज को पृथ्वी मानती है और उसको 3 परतें मानती है, तो 3 परतें। तो सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, प्याज की जो छिकली को। ठीक है, तो उसमें उसका कितना योगदान है? लगभग 15%। आप समझ गए ना,
प्याज को पृथ्वी से तुलना कर रहे हैं और प्याज में पृथ्वी में 3 परत मान रहे हैं और प्याज में भी 3 परत मान रहे हैं। तो पहली परत का कितना प्रतिशत योगदान है उसमें निर्माण में, यानी कि सबसे ऊपरी परत में, तो 1%। दूसरी परत में कितना योगदान है, तो 84%। तीसरी परत में कितना योगदान है, तो 15%। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। यानी कि अब आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे सेल और खनिज, सेल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की सेलों से बनी है। पृथ्वी की जो परपटी है अनेक प्रकार की सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाली खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंडों को सेल कहते हैं। पृथ्वी के जो आसपास पृथ्वी पर जितनी भी पदार्थ पाए जाते हैं, जितने भी खनिज पाए जाते हैं, किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। सेल जो है विभिन्न आकार, विभिन्न रंगों की, विभिन्न संगठनों की हो सकती है। उसमें और भी धातुएं हो सकती है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय इग्नियस सेल, अवसादी सेडिमेंटी सेल एवं कायांतरिक मेटामोर्फिक सेल। ठीक है दोस्तों, ये हो गए। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं। ये दोस्तों 3 प्रकार के सेल हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरिक। ठीक है दोस्तों। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेलों को आग्नेय सेल कहते हैं। कह रहे हैं दोस्तों जो द्रवित मैग्मा होता है, जो ज्वालामुखी के माध्यम से दोस्तों जो निकलता है, ज्वालामुखी में जो पदार्थ निकलता है, मैग्मा बोलते हैं, जैसे लिक्विड निकलता है। ठीक है। उसे अगर ठंडा किया जाए या ठंडा वो स्वतः हो जाता है, अपने आप हो जाता है, तो उससे जो सेल बनती हैं, उससे जो चट्टानें बनती हैं, उसे आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये प्राथमिक सेलें होती हैं। ठीक है। आग्नेय सेल होती हैं और इन्हें प्राथमिक सेल कहती हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी सेल एवं बहिर्वेदी सेल दोस्तों। ठीक है। अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी, ये जो पहले नंबर की सेल थी तो आग्नेय, उसमें भी 2 भाग होते हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। कितना गर्म होता है, किस प्रकार से लाल होता है, पीला होता है वो दोस्तों, ना काला भी होता है। ठीक है। और मटमैला भी होता है। ठीक है। और भी कलर होती है। और कितना उसमें तापमान होता है हाई लेवल का। ठीक है। चट्टानों को, पत्थरों को, लोहे को और अन्य धातुओं को भी पिघला देता है। तो दोस्तों वो मैग्मा होता है। आप उसकी कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार का होता होगा। ठीक है। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। आग की तरह जो लाल होता है, द्रवित होता है, वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है जो दोस्तों। ठीक है। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। ठीक है दोस्तों। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है। ठीक है। उसके अंदर वो तीनों परतों को भेद कर निकलता है दोस्तों, क्रूड। ठीक है। और जो तीसरी परत है जिसका 84% भाग है दोस्तों। ठीक है। वो और 1% भाग को। ठीक है दोस्तों। ये उसको कहने का तात्पर्य ये है कि जो 3 परतें हैं पृथ्वी में, वैसे तो और भी होती हैं, अन्य परतों में उप परत मान सकती हैं उनको। तो उन परतों को भेद कर वो लावा पिघल कर पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण, पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी होती है उसके कारण ये धातुएं पिघल कर ऊपर निकलती हैं। तो ये द्रवित मैग्मा होता है, उसे लावा कहते हैं। ठीक है। आप समझ गए होंगे। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तब यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। ठंडा तो होगा ही, बाहर उतना तापमान तो है नहीं जो उसको उसी तापमान में, उसी गर्मी में बनाए रखे, नहीं होगा ना। आगे कह रहे हैं कि परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं दोस्तों। बहिर्वेदी है ना, ये जो निकल कर आ जाता है लावा, इसे बहिर्वेदी कहते हैं। ठीक है। इसकी संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट सेल, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। उदाहरण दे रहे हैं किसका, जो बहिर्वेदी आग्नेय सेल है दोस्तों, इसका उदाहरण है बेसाल्ट। ठीक है दोस्तों। बेसाल्ट आप इसमें नीचे दिया गया होगा तो हम बताएंगे दोस्तों। ठीक है। इसकी संरचना बहुत महीन दानों होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट सेल, दक्कन का पठार है दोस्तों हमारे भारत में, वो बेसाल्ट सेलों से ही बना है। अर्थात जो हमारी भारत में दक्षिण का क्षेत्र है, ये जो इसी प्रकार का जो लावा से ही इसका निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार की लावा से इसका निर्माण हुआ है, दक्षिण पठार का। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ये द्रवित मैग्मा कभी कभी भू परपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है।
इस प्रकार से बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये जो लावा होता है अंदर ही ठंडा हो जाता है, बाहर तक आ ही नहीं पाता है ना। यानी कि अंदर से कम प्रेशर पड़ता है और आधे के ऊपर ऊपर नहीं आ पाता है, पृथ्वी के बाहर सतह पर नहीं आ पाता है ना। तो वही अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो उसे अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़ी दानी का रूप ले लेता है। मतलब बाहर आएगा तो ये पूरी तरह से जमीन पर फैल जाएगा, इसलिए छोटे छोटे दाने हो जाएंगे और अंदर वो पड़ा पड़ा वहीं ठोस हो जाता है। फिर हल्के भूकंप वगैरह आए तो उसके चटक जाती है। तो ये बहिर्वेदी होती है, ये इसमें बड़ी बड़ी दाने पड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। आप किस समझ सकते हैं किस प्रकार का ये हलचल हुआ किस प्रकार की एक्टिविटी से ये होते होंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। ग्रेनाइट जो ऐसे ही सेल का उदाहरण है। ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट की चट्टानें होती हैं दोस्तों, ये अंतर्वेदी आग्नेय सेल की उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। आगे कहते हैं, लेई मसालों तथा दानों का चूड़ बनाने के लिए जिन अपघट्य पदार्थों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। जैसे लेई होती है, दूसरे लेई मसाले दानों की जो चूड़ बनाने के लिए जिन अपघट्टों का उपयोग ये होता है, ये इन्हीं का उपयोग, मतलब इन्हीं पत्थरों का उपयोग किया जाता है। ये ग्रेनाइट के बने होते हैं। तो ग्रेनाइट पत्थरों का दोस्तों काफ़ी अधिक उपयोग किया जाता है, यानी कि भवन निर्माण में और भी अन्य प्रकार के कार्यों में दोस्तों इनका उपयोग किया जाता है। आप देख सकती हैं। ठीक है। ये जो पत्थर होते हैं ये भी इसी का एक उदाहरण है। ठीक है। आगे कह रहे हैं, सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये जो सेल है दोस्तों, ये छोटे छोटे टुकड़ों में आपस में टकराते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिसे अवसाद कहते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। जैसे कि होते हैं ना, रेगिस्तान में जो हवा आंधियाँ आती हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये रेत के ढेर को ले जाती हैं। ठीक उसी बात को बता रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार ये एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है। ये जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परतें बनाते हैं। ये जो अदृढ़ अवसाद है ना, ये दबकर एक कठोर होकर सेल बना लेती हैं। जैसे मान के चलिए किसी जगह पर छोटी छोटी धूल मिट्टी इकट्ठी हो गई, फिर किसी समय के अंतराल में, मतलब काफ़ी समय के अंतराल में ये परतें बन जाएंगी, है ना, और ठोस हो जाएंगी। मौसम के प्रभाव से परतें बन जाएंगी। ठीक है। उसकी एक परत बनी, उसके बाद फिर भी हवा के द्वारा लाया गया, फिर उसके ऊपर परत बनी, फिर वो काफ़ी समय के बाद उसके ऊपर भी परत बन जाती है। तो ये बहुत समय, हजारों साल लगती हैं दोस्तों। ठीक है। ये परतें बन जाती हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार की सेलों को अपसादी सेल कहते हैं। ये अपसादी सेल बन जाती हैं। ठीक है। तो ये परतों के माध्यम से अपसादी सेलों का निर्माण होता है। ठीक है। ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद बनती हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। ठीक है। रेत के दाने किस प्रकार बनती हैं आप देख ही सकते हैं, बता रहे हैं जिसमें, है ना। जैसे एक बार फिर बताते थे, जैसे धूल की मिट्टी के कण हवा के द्वारा बहा कर लाई जाती हैं, एक जगह इकट्ठा हो गया, काफ़ी समय बाद फिर हम एक मतलब वो परत सी बन गई। ठीक है। वर्षा वर्षा हुई, आंधी तूफान आए, गर्मी मौसम का प्रभाव पड़ा और एक परत बन गई। उसके बाद काफ़ी समय बाद फिर एक हवा का झोंका आया, फिर धूल मिट्टियों को बहा कर लाया, है ना, वहाँ पर ऊपर इकट्ठा हो गया। ठीक है। फिर उसकी समय के साथ उसकी भी परत बनी, फिर उसके बाद एक और हवा का झोंका आया, वो भी परत बना उसने भी परत बना दी। ठीक है। ये काफ़ी समय के बाद हज़ारों सालें लगती हैं, उसके बाद ये परत बन जाती है। उसके बाद ये जो परत पहाड़, ये जो चट्टान बनती है, इसे अपसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अपसादी सेल कहते हैं। ठीक है। ये और इनका उदाहरण क्या है, तो बलुआ पत्थर, रेत के दाने, ठीक है, आदि इसी से बनती है। ठीक है। इस सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को कभी जीवाणु जो कभी इस सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है एक परत बनी, फिर वो काफ़ी हजारों सालों बाद उस पर कोई जीव आकर बैठ गया या वहाँ से गुजरा तो दब गया, मर गया, फिर आंधी तूफान आए, वो उसके ऊपर फिर भी परत बना दी दोस्तों। तो उसमें जीवाश्म भी पानी की पाए जाते थे, जीवाश्म भी मिलते हैं। ठीक है। आगे कह रहे हैं, अग्नि एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। अग्नि और अवसादी सेल हैं दोस्तों, तो ये उच्च दाब और ताप के कारण कायांतरिक सेल में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी कि बहुत लंबे समय के बाद ये दोनों, मतलब समय का प्रभाव पड़ता है इन पर, और फिर वो कायांतरिक सेल में बदल जाती हैं, यानी काया बदल जाती है उनकी। आप ऐसे समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए
चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों संगमरमर भी एक चट्टान का ही उदाहरण है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि यहाँ कोई चित्र वगैरह तो नहीं है। ये देखिए, ये शब्दावली है जीवाश्म। सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये कायांतरिक सेल परिवर्तित अवसाद है दोस्तों। ठीक है, कायांतरिक सेल का। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, मैंने बताया ना, ये सब इंसानी उपयोग में लिए जाते हैं। इंसान इनका उपयोग करना सीख चुका है। ठीक है, और कर भी रहा है। इमारतों में किया जाता है, घरों भवनों में किया जाता है। ठीक है, और भी कार्य हैं। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्टू, चिबिड्डी, टापू या टिक टिक, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। मतलब ये दोस्तों बच्चों के खेल हैं, इन पर हमें ध्यान नहीं देना। ठीक है, ये बच्चों के खेल हैं जो बच्चे पत्थरों का उपयोग करते हैं ना, वो उनके बारे में बता रहे हैं। आप अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछ कर कुछ अन्य खेलों की जानकारी लें। दोस्तों ये बच्चों से बोल रहे हैं, आप इनके अपने रिश्तेदारों के, पड़ोसियों की से पूछिए, और कोई अच्छे खेल हो तो उनके बारे में जानकारी लें। बाकी देखिए, अनेक अनेक स्मारकों के चित्र एकत्रित कीजिए तथा पता कीजिए भी किन किन सेलों से बने हैं। 2 चित्र आपके लिए एकत्रित किए गए हैं दोस्तों। ये चित्र है, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, क्या, लाल किला। ठीक है, ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है दोस्तों। ये भी पत्थर है दोस्तों, ये भी चट्टानों से बने, ये भी समय के अंतराल में बनी हुई चट्टानों का एक परिणाम है, जिससे ये पत्थर बने, जिससे ये बनाई गई इमारत है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरी सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं दोस्तों। ये जो सेल है ना, जो चट्टानें हैं, ये परिवर्तित होती हैं काफ़ी समय के अंतराल में। ठीक है दोस्तों, इनकी परिवर्तन होने की क्रिया को ही सेल चक्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नि सेल बन जाता है। ये अग्नि सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अपसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अपसादी सेल कायांतरिक सेल में बदल जाता है दोस्तों। तो कह रहे हैं कि ये दोस्तों जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हलचलें होती हैं, ठीक है, उनके कारण ये सेल एक सेल से दूसरे सेल में बदल जाती है ना। उसके बाद ये ताप दाब के कारण ये आग्नेय एवं अपसादी सेल कायांतरिक सेल में बदल जाती है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सेल पुनः पिघल कर द्रवित मैग्मा बन जाता है दोस्तों, है ना। तो ये चलती रहती हैं। हालांकि ये एक लंबे समय में ही होती हैं ये सब एक्टिविटीज़। ठीक है, आगे कह रहे हैं यह द्रवित मैग्मा पूर्ण ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है, ये देखिए यहाँ पे चित्र दिखा रहे हैं, इसमें सेल चक्र दोस्तों। ये देखिए, अवसाद तलछट, ये दोस्तों चट्टान है छोटी मोटी, ये आपस में जुड़ेंगी तो ये यहाँ पे ये अवसादी सेल बनी। ठीक है, अवसादी सेल के बाद ये थोड़े कम समय के बाद, थोड़ा नहीं काफ़ी समय, हजारों साल लगती हैं दोस्तों, कायांतरिक सेल बनी। उसके बाद ये मैग्मा में फिर यहाँ ज्वालामुखी वगैरह आए तो मैग्मा में बन गया इनका पिघल कर। ठीक है, मैग्मा से फिर ये आग्नेय सेल में बदल गई, फिर आग्नेय सेल से फिर ये बदल गई, आग्नेय सेल से फिर ये मैग्मा में बदल गई। ये चलते रहता है दोस्तों ना। आग्नेय सेल दोस्तों ये कायांतरिक सेल में भी बदल जाती हैं, अवसाद में भी बदल जाती हैं और मैग्मा में भी बदल जाती हैं। मैग्मा आग्नेय सेल में भी बदल जाता है और कायांतरिक सेल मैग्मा में बदल जाती हैं, और ये अवसादी सेल मैग्मा में और कायांतरिक सेल में बदल जाती हैं। ठीक है, और अवसादी सेल ये अवसाद में भी बदलती हैं। ठीक है, कायांतरिक सेल ये अवसाद में भी बदल जाती हैं। ये दूसरी दूसरी जहाँ यहाँ एरो का चिन्ह बनाए, आप इससे समझ सकते हैं कि कौन किस में बदलता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे कह रहे हैं, ये देखिए, सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाई जाती हैं जाने वाली पदार्थ है। ठीक है, जिनका निश्चित भौतिक गुण एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ये सेल होती है दोस्तों, इनमें इनका एक निश्चित भौतिक गुण होता है और ये निश्चित रासायनिक मिश्रण के द्वारा बनी होती है। ठीक है, खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है। ठीक है, कुछ का उपयोग ईंधन की तरह
होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों और औषधि एवं उर्वरकों में भी किया जाता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ठीक है, ये भी सेल है दोस्तों। ठीक है, कोयला भी सेल है, पेट्रोलियम पदार्थ भी सेलों से ही बनती है। ठीक है, क्योंकि उसमें जीवाश्म दब जाती हैं और हजारों सालों के बाद वो जीवाश्म दोस्तों मतलब कोयले में बदल जाती हैं। ठीक है, और ये उसमें जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसके उसके माध्यम से ये गैस है, पेट्रोलियम वगैरह है, ये भी बन जाती है। ठीक है, तो ये भी एक रासायनिक क्रियाएं होती हैं, हजारों सालों की परिणाम के बाद ये सब हमें प्राप्त होता है। इंसान इनका उपयोग कर रहा है, धीरे धीरे ये समाप्त हो रही हैं, ये रिसाइकल नहीं हो सकती दोस्तों, है ना। इसलिए ये संसाधन बहुत कम मात्रा में बची है। इसलिए हमें आपसे एक छोटी सी अपील है दोस्तों, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं दोस्तों, और अधिक से अधिक अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने के जो भी उपाय कर सकते हैं करें दोस्तों, है ना। और कम से कम दोस्तों बाइक का उपयोग करें दोस्तों, जहाँ भी हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें दोस्तों, है ना। सरकारी वाहनों का उपयोग करें दोस्तों, हो सके तो साइकिल का यूज करें, हो सके तो पैदल भी जाने की कोशिश करें। हर जगह मतलब बाइकों का उपयोग ना करें दोस्तों, क्योंकि ये हमारी आने वाली जो भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको ये संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही कम मात्रा में बची है, सीमित मात्रा में, है ना। आगे चलती है। ठीक है, जैसे कि कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है। ठीक है, ये लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सब बहुत ही सीमित बची है। आगे ये देखिए अभ्यास है, ये कक्षा 7 के छात्रों के लिए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये आगे कुछ नहीं है दोस्तों। ये आभूषण वगैरह ये चित्र है दोस्तों। कढ़ाई लोहे की बनती है, तवा लोहे का बनता है, घंटी पीतल की, कांसे की बनती है, ताम है उसमें, और भी मिश्र धातु बनती है। ठीक है, आभूषण सोने चांदी की बनती है दोस्तों। ठीक है, हथौड़ा लोहे का बनता है, और भी धातुओं का बन सकता है। ठीक है दोस्तों, दीपक ये अन्य धातुओं की बनती है, पीतल, तांबा, कांसा, है ना। ठीक है, तो ये धातुओं के उपयोग बता रहे हैं, है ना। आगे इसमें और कुछ नहीं है दोस्तों, ये आखिरी है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो छोटी है दोस्तों, और वीडियो पूरी देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।